हाय गाइस, ये 50 क्वेश्चन सीरीज का टेस्ट नंबर 3 है। अगर आपने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नहीं देखा तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए टेस्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था कि पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी बाय ए एचवीडीसी लिंक एज शोन इन फिगर। पावर जो है ट्रांसफर हो रही है ए से बी की तरफ, ठीक है। ऐसा पावर फ्लो यहाँ पे दिखा रहा है। इफ वोल्टेज वी ए बी एंड वी सी डी आर एज इंडिकेटेड, तो ये वोल्टेज वी ए बी है और ये वी सी डी है, ठीक है। ये वोल्टेज वी ए बी है और ये वी सी डी है, इंडिकेटेड शोन इन फिगर, एंड आई इज ग्रेटर देन जीरो, देन विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे दिया है कि आई जो है ग्रेटर देन जीरो है। ये एच बी डी सी लिंक का इम्पिडेंस सपोज करके जेड है, तो आई आई कितना होगा, वी ए बी माइनस वी सी डी बाई इम्पिडेंस ऑफ द डी सी लाइन, ओके। अब आर I should be greater than 0, VAB minus VCD should be greater than 0, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VAB should be greater than VCD, VAB should be greater than VCD। तो एक कंडीशन ये पता चल गई और ये कंडीशन दी है। अब देखिए यहाँ पे करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू, करंट जो होती है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब जो वी ए बी होगा एज पर गिवन ऑप्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और पावर जो फ्लो हो रही है फ्रॉम ए टू बी फ्लो हो रही है, तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो पावर का फ्लो पॉजिटिव हो उसके लिए वोल्टेज हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए वी सी डी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए वी ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, वी सी डी भी ग्रेटर देन जीरो, एंड वी ए बी इज ग्रेटर देन वी सी डी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए वी ए बी ग्रेटर देन जीरो, वी सी डी आपका आया ही है और वी ए बी इज ग्रेटर देन वी सी डी भी आया है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, अमीटर, एक मूविंग आयरन एमीटर है, प्रोड्यूसेस ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन टार्क। ये फुल डिफ्लेक्शन टार्क दिया है 240 माइक्रो न्यूटन मीटर और विद ए डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री दी है, विद अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए जो डिफ्लेक्शन होता है एमआई इंस्ट्रूमेंट में वो होता है एक 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, डी एल बाई डी थीटा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन माइक्रो हेनरी रेडियन, मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका यूनिट हेनरी होता है और इसका रेडियन होता है। अगर ये माइक्रो में हो जाए तो माइक्रो हेनरी रेडियन हो जाएगा। इसका मतलब हमसे डी एल बाई डी थीटा पूछा है, तो यहाँ से डी एल बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी डी बाई आई स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू टी डी आई स्क्वायर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन है तो इसको एफ एस डी लिख देंगे, इसको भी एफ एस डी लिख देंगे। तो यहाँ से 2 इंटू ये 240 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई करंट कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 240 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए 0 8 और 4 इंटू 10 की पावर -8, ये क्या हुआ, हेनरी पर रेडियन है। हमको माइक्रो में लिखना है तो यहाँ से 10 की पावर -6 लेना पड़ेगा। तो 4 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6 इसमें चला जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रो हेनरी पर रेडियन। तो ये कितना आ जाएगा 4.8, 100 से डिवाइड हो जाएगा
तो माइक्रो हेनरी पर रेडियन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, C0 is the capacitance of the parallel plate capacitor with air। तो इसमें क्या है, पहले केस में एयर है, ठीक है, एज सोन इन फिगर। एयर की जो परमिटिविटी होती है वो साई नॉट होती है, ठीक है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होगा सी नॉट, अगर मान लीजिए इसका एरिया ए है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, तो कैपेसिटर विद एयर कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0/d होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब क्या कर रहा है, इफ हाफ ऑफ द इंटायर गैप एज सोन इन फिगर, ये जो हाफ एरिया है इस फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी ई आर, तो इसकी परमिटिविटी बोल रहा है कि ई आर है और ये एयर में ही है अभी, देन कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमको सी बताना है। तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे, सपोज करिए इसका सब, इस पार्ट का कैपेसिटेंस C1 है, इस पार्ट का कैपेसिटेंस C2 है, तो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया C1 और ये आपका हो गया C2। तो यहाँ से हमको यही सी इक्विवेलेंट बताना है। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट इस फिगर से क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो यहाँ से सपोज करिए ये भी अभी डिस्टेंस हो गई है, टोटल एरिया ए था तो अब हाफ हाफ हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, एरिया A/2 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ए एरिया A/2। अब देखिए इसमें परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस तो अभी इसमें भी स्टिल क्या है, डी ही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी ही है, तो ये डी हो गया। और C2 कितना हो जाएगा, A/2। अब यहाँ पे देखिए तो ये अब एप्सिलॉन लिखेंगे A/2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, क्योंकि इसमें मीडियम आ गया, बाई डी आ गया। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 बाई ये 2D हो गया, प्लस ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाई 2D। तो यहाँ से देखिए तो ए एप्सिलॉन 0/2D कॉमन है, तो उनको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन आर। और देखिए यहाँ से ए एप्सिलॉन 0D की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से सी नॉट है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, C0/2 1 प्लस एप्सिलॉन आर। तो उस हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि when a charge is given to conductor, it distributed uniformly all over the surface, it distributed uniformly all over the volume, it distributed on the surface inversely proportional to the radius of the curvature, it stay where it was placed। देखिए जब किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब उस वॉल्यूम में कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता है। वॉल्यूम में कोई भी, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज दिया क्यू चार्ज, तो वो चार्ज इसके सरफेस पे ही रहेगा। इनसाइड में चार्ज क्या होंगे, जीरो होंगे। तो सरफेस पे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनसाइड में चार्ज जीरो होता है। एज पर गोस लॉ तो केवल ही जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, केवल सरफेस पे होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वॉल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। और देखिए इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस, तो इस हिसाब से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि एवरेज रीडिंग ऑफ ए डिजिटल मल्टीमीटर रीड्स 10 वोल्ट व्हेन फेड विद ए ट्रायंगुलर वेव। मतलब इस तरह का फेड विद ए ट्रायंगुलर वेव, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर वेव से फेड किया जा रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव से फेड किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगुलर वेव होगी, सपोज इसका मैग्नीट्यूड Vm है, ये 0t 2t ऐसा है, तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगुलर वेव की एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर वेव होती है वो होती है Vm/2, और इसकी एवरेज वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10 वोल्ट, तो इसकी पीक वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 वोल्ट। तो कह रहा है कि
सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस। तो ये ट्रायंगुलर वेव ऐसी है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगुलर वेव की एवरेज वैल्यू Vm/2 होती है, तो वहां से पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 वोल्ट। तो कह रहा है कि इसकी आरएमएस रीडिंग क्या होगी। तो ट्रायंगुलर वेव की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, Vm/√3 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द स्टार साइड of the star delta transformer shown in figure excited by negative sequence voltage then। अब देखिए ये जो फेज सीक्वेंस है, तो देखिए यहाँ पे पहले ए आया है, देन सी आया है, देन बी आया है। तो इसका फेज सीक्वेंस क्या है, निगेटिव फेज सीक्वेंस है, ए सी बी। तो हमको ये रिलेशन में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो सब ये ए फेज है, तो ये क्या होगा, वीएम एंगल 0 होगा। ये सी सी आएगा, तो ये क्या होगा, वीएम एंगल -120 होगा। और ये बी फेज क्या होगा, वीएम एंगल +120 होगा। क्योंकि पहले ए का पीक आएगा, देन सी का पीक आएगा, देन बी का पीक आएगा, क्योंकि नेगेटिव फेज सीक्वेंस है। अब देखिए कॉइल वोल्टेज आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए ये वाला कॉइल जो है, ये वाला कॉइल इससे कपल्ड है, तो ये भी कितना होगा, वीएम एंगल 0 होगा, ये भी वीएम एंगल 0 होगा। और ये वाली जो कॉइल है, ये वाली कॉइल ये इससे कपल्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, वीएम एंगल -120। और ये वाली कॉइल जो है, ये इससे कपल्ड है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीएम एंगल +120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमको इस साइड का लाइन वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो वी ए बी कितना होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए वी ए बी, यहाँ से अगर ये यहाँ पे देखें, तो वी ए एन की वैल्यू क्या है, वी ए एन बराबर वी एम एंगल 0। वी सी एन की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए, तो वी सी एन वी एम एंगल -120 डिग्री। और वी बी एन की वैल्यू यहाँ से देखिए, तो वी एम एंगल +120 डिग्री। तो अगर इसका आप फेजर बनाइए, अगर हम इसका फेजर बनाएं, तो देखिए ये आपका हो गया वी ए एन, ये हो गया आपका वी सी एन, और ये आपका हो गया वी बी एन, ठीक है। ये है आपका वी ए एन, वी सी एन, और ये हो गया वी बी एन, ठीक है। देखिए कॉइल वोल्टेज आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए पहले इसमें हमको वी ए बी फाइंड आउट करना है। तो वी ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वी ए बी बराबर वी ए एन माइनस वी बी एन। इसका मतलब अगर हम वी ए एन में माइनस ऑफ वी बी एन ऐड करते, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी ए बी। तो इसका मतलब ये वाला वी ए बी माइनस ये वी बी एन इधर आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया माइनस वी बी एन। और यहाँ से एंगल कितने पे आएगा, 60 डिग्री पे, क्योंकि ये टोटल 20 पे है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 60 डिग्री पे आएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वी ए बी होगा। तो इसमें माइनस वी बी एन में ये वी ए एन को ऐड कर दे, तो ये आपका वी ए एन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये आपका है वी ए एन, यही वाला मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इसका रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आपका वी ए बी होगा, तो ये आपका है वी ए बी, ठीक है। तो ये आपका है वी ए बी एच वी साइड का लाइन वोल्टेज। और देखिए इसमें ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट देखिए, तो ये बी से कनेक्टेड है, बी है। इसका मतलब ये वी ए बी देखिए तो किसके बराबर है, ये देखिए वी एम एंगल 0 के बराबर है। इसका मतलब वी ए बी वी ए एन के फेज में होगा, क्योंकि यही तो, ये भी वी एम एंगल 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वी ए बी है वो किस डायरेक्शन में, ये है हमारा वी ए बी स्मॉल वाला, ठीक है। तो ये आपका है वी ए बी। तो देख लीजिए यहाँ से ये कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ से ये देखिए जो वी ए बी है, लैग कर रहा है स्मॉल वी ए बी को बाई 30 डिग्री, दैट इज वी ए बी लैग्स वी ए बी बाई 30 डिग्री, है ना। अगर आप ऐसे चलेंगे, तो ये वी ए बी वाला लीडिंग है, और ये वी कैपिटल वी ए बी लैगिंग है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए वी ए बी लैग्स वी ए बी बाई 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द जीरो सीक्वेंस सर्किट शोन इन फिगर
इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा? सपोज करिए हमें पता है कि जब ये एक ट्रांसफार्मर है तो ये इसकी पैरेलल स्विच होती हैं और ये वाली सीरीज स्विच होती हैं। अब देखिए सीरीज वाली स्विच कब क्लोज होगी? जब ग्राउंडेड होगा तो ये वाली स्विच क्लोज होगी, सीरीज स्विच क्लोज होगी। लेकिन अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो सीरीज स्विच ओपन ही रहेगी, और अगर ये ग्राउंडेड है तो सीरीज स्विच क्लोज होंगी। और डेल्टा वाली ये वाली स्विच कब क्लोज होगी? जब डेल्टा कनेक्शन होगा तो पैरेलल स्विच क्या होंगी? क्लोज होंगी। ठीक है, तो अब इस हिसाब से इधर देखिए तो डेल्टा है, इसका मतलब ये वाली स्विच क्या रहेगी? सॉरी, स्टार है और इसमें न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो ये ओपन रहा एज इट इज। और ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्या होगा? ये वाली स्विच क्लोज हो गई। इसका मतलब कनेक्शन किस तरह का होगा? ऐसा होगा। तो देख लीजिए इस तरह का कौन सा ऑप्शन आपका है। तो उस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है द सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द फॉल्ट करंट एज शोन इन फिगर, द टाइप ऑफ फॉल्ट। अगर हम इन करंट को जोड़ें, जैसे 1.5 माइनस 0.5 प्लस 1 और कॉमन जे ले लें, तो ये करंट की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे ये -1 है, ये -1 है, तो ये 1.5 और -1.5, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 है। और सम ऑफ करंट सीक्वेंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट 0 किस में आती है? वो होती है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम सीक्वेंस नेटवर्क बनाएं तो ये Z1 होता है और ये E1 है। ठीक है, अब इसके पैरेलल में ही नेगेटिव सीक्वेंस Z2 होता है और इसके पैरेलल में जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होता है। और तीनों में जो करंट होती है ये IA1, ये IA2, ये IA3 होती है। तो इस नोट पे अगर केसीएल लिखेंगे तो IA1 प्लस IA2 प्लस IA3 शुड बी 0 फॉर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में देखिए व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीजेज। मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर, मतलब पावर जो है वो आपकी क्या है? कांस्टेंट है, और हमको क्या करनी है? एफिशिएंसी को इंक्रीज कराना है। वोल्टेज इंक्रीजेज व्हेन, कब होगा ऐसा? तो वोल्टेज और पावर फैक्टर में क्या रिलेशन होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पावर यहाँ पे कांस्टेंट है, एफिशिएंसी हम जानते हैं कि जो पी आउट अपान पी आउट प्लस पी लॉस होता है। तो यहाँ पे तो ये पावर को कांस्टेंट कर रहा है, ये भी कांस्टेंट कर रहा है। अब हमको इफिशियंसी को बढ़ाना है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाले नहीं है। अब इफिशियंसी को बढ़ाना है तो हमको लॉस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब पी लॉस जो होता है, लॉस क्या होता है? 3IL स्क्वायर आर। अगर लॉस कम होगा तो ये तो रेजिस्टेंस और ये 3 कांस्टेंट पैरामीटर है, तो लॉस को कम करने के लिए हमारी लाइन करंट को क्या करना होगा? कम करना होगा। लाइन करंट को कम करना होगा। और क्योंकि पावर हमारी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में फिक्स्ड है, दैट इज कांस्टेंट। हम जानते हैं कि ये होता है रूट VL IL cos फाई विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। तो यहाँ से इस रिलेशन से देखिए अगर इफिशियंसी को बढ़ाना है तो लॉस कम करना, और लॉस को कम करने के लिए लाइन करंट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इस केस में देखिए तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब पावर को कांस्टेंट करना है तो ये VL IL cos फाई तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और ये कांस्टेंट होनी चाहिए। बट एज पर गिवन क्वेश्चन यहाँ पे IL कम हो रहा है और हमको पावर को कांस्टेंट करना है, तो हम IL को साइड कर देते हैं, ये कम हो रहा है और VL cos फाई है, और ये पैरामीटर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए VL cos फाई क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इसका मतलब लाइन वोल्टेज को भी बढ़ना चाहिए और पावर फैक्टर को भी बढ़ना चाहिए। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वोल्टेज डिक्रीजेस पावर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज इंक्रीजेस पावर फैक्टर इंक्रीजेस, तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि लोड फैक्टर ऑफ द गिवन कर्व। देखिए लोड फैक्टर बेसिकली जो होता है वो होता है पी एवरेज, एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर। ठीक है, अगर इस दोनों ऊपर साइड में मैं ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बताएगा? एवरेज पावर इनटू टाइम क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है। या बोले तो ये देखिए पावर है और ये टाइम है, तो अगर इनका पावर और टाइम का हम मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इस एरिया को
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर लोड कर्व, एरिया अंडर लोड कर्व, और पी मैक्स इंटू टाइम, ये पूरा टाइम है और ये पूरा इसका क्या है, पी मैक्स है। तो ये क्या कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया पूरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो अब निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया देखिए, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसको हम यहाँ से देखिए तो ये दो पार्ट में कर्व डिवाइड हो जाएगा, तो इसके दो एरिया हो जाएंगे, एक एरिया ये A1 होगा और ये एक एरिया A2 होगा। तो दोनों एरिया, पहला एरिया कितना होगा 1/2, एक ट्रायंगल है, बेस देखिए दो 2 आवर्स है तो ये 2 हो गया, इनटू हाइट कितनी है 600 माइनस 40, 100 - 40 मतलब कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। प्लस अब ये कितना, ये एक रेक्टेंगल है तो 2 इंटू, और ये 0 है तो 40 माइनस 0 कितना आ गया 40 आ गया, डिवाइड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये पूरा एरिया हो गया। तो 100 इंटू 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 प्लस 80 आएगा, और नीचे आपका 200 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 140/200, तो इसकी वैल्यू 0.7 आएगी। तो इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70%। तो लोड फैक्टर आपका कितना आ जाएगा 70%, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, कह रहा है कि द ए करंट इम्पल्स 5 डेल्टा इज फोर्स थ्रू ए कैपेसिटर, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। एक करंट इम्पल्स है जिसकी वैल्यू है 5 डेल्टा, जिसको फोर्स किया जा रहा है कि ये फ्लो हो एक कैपेसिटर के द्वारा। तो हमको वोल्टेज कितना बनाना है, हम जानते हैं कि वीसी बराबर 1/c माइनस इन्फानाइट टू टी, ओके, आई सी टी डी टी होता है। तो सेम आई सी करंट इसी से ये वाली इसी में फ्लो होगी ये वाली करंट, तो ये कितना हो जाएगा 1/c माइनस इन्फानाइट टू टी 5 डेल टी डी टी। तो ये कितना आ जाएगा 5/c माइनस इन्फानाइट टू टी डेल टी डी टी। अब देखिए डेल टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5/c यू टी। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू एरिया ए एंड बी हैव इक्वल कनेक्टेड लोड्स, हाउएवर लोड डाइवर्सिटी ऑफ ए इज मोर देन एरिया बी। मतलब दो एरिया, सपोज ये ए है और किसी टाई लाइन के थ्रू कनेक्टेड ये एरिया बी है, कहता है दोनों के पास लोड ज्यादा है, इक्वल लोड्स हैं, बट लोड डाइवर्सिटी ऑफ ए इज, मतलब जो इसका डाइवर्सिटी, लोड डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ ए इज ग्रेटर देन डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो होता है सम ऑफ लोड कनेक्टेड जितने भी लोड कनेक्टेड होंगे उस एरिया में डिवाइडेड बाई पी मैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी मैक्स होती है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों में लोड बराबर नहीं है, तो ये दोनों के लिए, ए के लिए भी कांस्टेंट है, ये बी के लिए भी कांस्टेंट है। बट ये हो सकता है कि दो एक एक में कोई ऐसा लोड हो जिसकी मैक्सिमम डिमांड हो। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ एरिया ए डिवाइडेड बाय डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ एरिया बी बराबर पी मैक्स बी बाई पी मैक्स ए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जो लोड डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ एरिया ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये वाला रिलेशन, तो उस हिसाब से ये क्या है ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि डी एफ यहाँ से करेंगे हम डी एफ ए बाई डी एफ बी, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम डिमांड होगी एरिया बी में वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एरिया ए। तो उस हिसाब से देख लीजिए मैक्सिमम डिमांड ऑफ बी वुड बी मोर देन ए, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वीसी माइनस वीडी कितना होगा, जबकि वी ए माइनस वी वी 6 वोल्ट दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस चीज को मैं एक नेटवर्क मान ले रहा हूँ, ये नेटवर्क 1 है और ये आपका एक नेटवर्क 2 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेपरेटली इसको बना दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया नेटवर्क 1 और यहाँ से एक 2 ओम का रजिस्टेंस कनेक्टेड है
और मैं इसको क्या करता हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका कितना हो गया, -+2 वोल्ट, और इसके सीरीज में 1 ओम का रजिस्टेंस, और इससे कनेक्टेड है नेटवर्क आपका 2। ये आपका हो गया नेटवर्क 2। अब इस क्वेश्चन में VA माइनस, ये आपका VA है और ये VB है, ठीक है, और ये आपका है VC और ये है आपका VD, ठीक है। अब देखिए, ये VA माइनस VC की वैल्यू, VA माइनस VB की वैल्यू 6 वोल्ट है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, 6/2 मतलब 3 एम्पियर, और ये 3 एम्पियर ऐसे सर्कुलेट होते हुए ऐसे आएगी 3 एम्पियर, तो ये है आपका VCD, यही तो है आपका VCD। तो यहाँ से मैं अगर एक KVL लिख दूं, अगर मैं यहाँ से एक KVL लिख दूं तो VCD कितना हो जाएगा, VCD ये +2 प्लस 1 × 3, ये करंट जो आ रही है, ठीक है, 1 × 3 = 0। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा, VCD +2 + 3 = 0। ओके, तो उस हिसाब से आपका VCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 वोल्ट। ये 3 + 2 5 होगा, इसको 0 के उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब वीपी माइनस वी क्यू हमको निकालना है कि वीपी माइनस वी क्यू आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इस पॉइंट पे केसीएल लिखते हैं, यहाँ पे सपोज करिए ऐसे हमने करंट मान ली, तो केसीएल नोडल लगा देते हैं एट पी पे, तो यहाँ से Vp/8 हो गया, और ये हो गया Vp माइनस 10/2 प्लस 2 = 0, ये होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से Vp 1/8 प्लस 1/2 ये 5 हो जाएगा, तो इधर जाएगा, अ, ये -5 होगा, +2 = 0 होगा, है ना, 2 पंचे 10। तो यहाँ से देख लीजिए Vp 8 एलसीएम हो गया, तो ये 1 + 4 और ये इधर 3 आ गया, तो यहाँ से Vp की वैल्यू कितनी आ गई, 24/5। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसकी 1 बना लेते हैं। सिमिलरली नोडल यहाँ पे लिखते हैं, एक करंट ऐसे मानते हैं, एक करंट ऐसे मानते हैं, और एक करंट ये आ ही रही है। तो यहाँ से नोडल एट क्यू लगाएं, तो ये 2 एम्पियर की करंट आ रही है और बाकी करंट जा रही है, तो ये हो जाएगा VQ/6 प्लस VQ माइनस 10 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, तो ये 2VQ प्लस ये 4×12, तो ये 3VQ माइनस 30, तो ये 12 दूना 24 हो गया, और ये 5VQ माइनस 30। तो यहाँ से VQ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30 + 24 54/5 आई। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 2। तो यहाँ से Vp माइनस VQ हम निकाल लेंगे, Vp माइनस VQ कितना हो जाएगा, 24 - 54/5 हो जाएगा, तो ये 0 -3, तो ये इतना कितना आएगा, -6 वोल्ट। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन बिलो Vs इज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड IL इज ए कांस्टेंट लोड करंट, द वैल्यू ऑफ IL दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय ए कांस्टेंट करंट लोड इज। अब देखिए ये लोड करंट कांस्टेंट है, हमको ये बताना है कि वो IL की वैल्यू सो दैट पावर ट्रांसफर टू द लोड शुड बी मैक्सिमम। सपोज करिए ये करंट तो IL है, मैं सपोज ये कर रहा हूँ कि ये लोड, यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो RL है, ठीक है, ये VS है, और कांस्टेंट करंट सोर्स है, बट इसका कुछ अपना लोड भी तो होगा, तो लोड RL है। तो हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL शुड भी, और ये क्या है, RTH के फॉर्म में है, और ये किसके फॉर्म में है, ये VTH के फॉर्म में है। तो RL शुड भी RTH, और RTH की वैल्यू R के बराबर है।
तो अब हम ये मैक्सिमम पावर कंडीशन की सर्किट बन गई। तो अब हमसे ये IL, इसमें ये कांस्टेंट करंट IL फ्लो होता है, तो IL बराबर क्या हो जाएगा, VS बाई आर प्लस आर, VS प्लस आर, आर प्लस आर, तो VS बाई 2R। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर IS की वैल्यू कितनी आई, VS बाई 2R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या था कि द टाइम डोमेन बिहेवियर ऑफ ए आरएल सर्किट रिप्रेजेंटेड बाय एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई टी बराबर वी जीरो प्लस वन बी ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी साइन टी यू टी फॉर इनिशियल करंट ऑफ आई नॉट इक्वल टू वी बाई आर, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट। स्टेडी स्टेट में करंट क्या होगा, देखिए इक्वेशन क्या दिया है, एल डी आई टी बाई डी टी प्लस आर आई टी इक्वल टू, ये मैं ब्रैकेट में लेके चला जा रहा हूँ, तो ये वी नॉट, ये बी वी नॉट हो जाएगा ई की पावर माइनस आर बाई एल टी साइन टी। ठीक है, और यहाँ पे यू टी आ जाएगा और इसके पास यू टी आ जाएगा। तो देखिए ये जो है आपका, कोई भी इक्वेशन होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक डीसी पार्ट होता है और एक एसी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये डीसी वाला पार्ट हो गया VDC और ये वाला पार्ट क्या हो गया VAC। तो अंडर स्टडी स्टेट में, मतलब स्टडी स्टेट का मतलब क्या होगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी में ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वी ए सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन स्टडी स्टेट। ठीक है, इन स्टडी स्टेट में एसी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, आरएल सर्किट है, मतलब सर्किट में बोला जाए तो यहाँ पे एक वोल्टेज दिया है वी नॉट और ये आरएल सर्किट है। तो अंडर स्टडी स्टेट में तो इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से आई नॉट टी की वैल्यू या तो यहाँ से हम निकाल लें, यहाँ से यहाँ निकाल लें, तो आई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई आर आ जाएगा। आई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई आर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। या फिर यहाँ से देखिए तो ये, अगर इस इक्वेशन से भी देखें तो अगर स्टेडी स्टेट में ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, स्टेडी स्टेट में, और ये आई इन्फिनिटी हो गई, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। जब शॉर्ट सर्किट होगा अंडर स्टेडी स्टेट में तो ये क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ से आर, यहाँ से देखिए तो आर इंटू आई स्टेडी स्टेट करंट इक्वल टू वी नॉट। तो यहाँ से भी देख लीजिए तो आई स्टेडी स्टेट करंट क्या आ जाएगी, वी नॉट बाई आर। तो या तो आप सर्किट से देख लीजिए, या तो ये इक्वेशन से भी हमने डायरेक्टली निकाल के दिखा दिया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है कि ए सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू ए डीसी वोल्टेज सोर्स एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। मतलब एक आरसी सर्किट है ऐसी, और इसको एक डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया एट टी इक्वल टू जीरो पे, और उसकी इक्वेशन दी है। तो इसमें कौन सा ग्राफ करंट और टाइम के बीच में सही होगा। तो ये डीसी वोल्टेज सोर्स है तो इसका लाप्लास लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी एस बाई एस हो जाएगा, और ये आर आई एस प्लस वन बाई एस सी आई एस होगा। तो ये वी एस बाई एस, यहाँ पे आई एस कॉमन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो एस आर सी प्लस वन बाई एस सी होगा, सी एस से एस कट जाएगा। तो यहाँ से आई एस बराबर क्या आ जाएगा, सी वी एस, और यहाँ से आप आर सी कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, एस प्लस वन बाई आर सी। तो यहाँ से सी कट गया, तो ये आएगा वी एस बाई आर डिवाइडेड बाई एस प्लस वन बाई आर सी। तो हम आई टी निकाल लेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो ये वी एस बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, जब t की वैल्यू जीरो पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू e की पावर जीरो वन होता है, तो यहाँ पे वी एस बाई आर होगा। और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ऐसे जाएगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि फॉर द पीरियोडिक सिग्नल वी टी इक्वल टू 30 साइन 10t प्लस 10 cos 300t प्लस 6 sin 500t प्लस पाई बाई फोर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड क्या होगी। सपोज करिए अगर ये हमारी ओमेगा नॉट है, तो ये क्या है, 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, 3 ओमेगा नॉट है, ये थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 100, मतलब ये फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये हमारी 100 क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। 100 रेडियन पर सेकेंड में ही पूछा है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रूथ शोन इन फिगर। तो देखिए इसमें आउटपुट हमको यहाँ पे मिल रहा है 1 और यहाँ पे मिल रहा है, तो हम फंक्शन एफ को क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ए बार बी सी, ये हो गया ए बार बी सी प्लस ये देखिए आपका ए बी सी बार, ए बी सी बार हो गया। तो अब यहाँ से हमको कॉमन क्या दिख रहा है, बी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ए बार सी प्लस ए सी बार, ए बार सी प्लस ए सी बार हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एक्स मानूं, वी नो दैट एक रिलेशन हम जानते हैं कि अगर ए प्लस बी है तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी और इसको लिखते हैं ए प्लस सी। देखिए ऑप्शन अभी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इस फॉर्म में हमको जाना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू ए बार सी है, सपोज एक्स की वैल्यू ए बार सी है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ए सी बार, एक्स प्लस ए सी बार और ए प्लस बी सी, तो ए प्लस बी, तो एक्स प्लस ए लिखेंगे ना यहाँ पे, एक्स प्लस ए, इस हिसाब से देखिए, तो ये बी है ये सी है, तो ये एक्स प्लस ए मतलब ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस सी बार। ठीक है ना, और ये बी, एक्स की वैल्यू क्या है, ए बार सी प्लस ए, और यहाँ पे भी यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये सी हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखिए, फिर फर्दर देखिए इसी फार्मूले का मैं लगाऊंगा, तो ए प्लस ए बार सी है, ए प्लस ए बार सी है, तो ए प्लस, इसको मैं ए बार लिखूंगा और ये हो गया ए प्लस सी। फर्दर यहाँ से सी बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बार प्लस ए बार और सी बार प्लस सी बार, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्या हो गया, बी ए प्लस सी और क्या हो गया, ए बार प्लस सी बार। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये वाला इसमें यूज हुआ है, प्लस ये हमें पता होना चाहिए कि ए प्लस ए बार की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता कि द एरिया अंडर द लोड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। तो लोड कर्व क्या होता है, ये टाइम इन आवर होता है और ये पावर इन मेगावाट होती है। तो अगर इसका कोई ये लोड कर्व है, मान लीजिए समथिंग 100 मेगावाट है और ये 2 आवर के लिए है, तो पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। तो लोड कर्व का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी क्या कंज्यूम हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एरिया अंडर लोड कर्व क्या होगा कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उसको बताता है। तो एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट एनर्जी कंज्यूम्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंसिडर ए सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन दिए एस प्लस सिक्स के एस स्क्वायर प्लस एस प्लस सिक्स। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि इस क्वेश्चन में दे रहा है कि जीटा की वैल्यू है 0.5, तो हमको के की वैल्यू बतानी है। तो ये वाले डिनोमिनेटर को हम एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, बट यहाँ पे के एस स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो के कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे एस बाई सिक्स बाई के हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस बाई के प्लस सिक्स बाई के होगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर बराबर 6/k, तो ओमेगा एन की वैल्यू √6/k आएगी। तो देखिए 2 जीटा, जीटा की वैल्यू 1/2 ओमेगा एन √6/k बराबर, ये देखिए तो 1/k है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 6/k बराबर क्या आ जाएगा, 1/k स्क्वायर। तो k से ये k कट गया, k से k ये कट गया, तो यहाँ से k ये वाला k बचेगा, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6 आ रही है, तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सिस्टम शोन इन फिगर रिमेन्स स्टेबल व्हेन। अब देखिए सबसे पहले तो स्टेबिलिटी बतानी है, तो हमको पहले इसका ट्रांसफर फंक्शन बताना होगा, तो हमको मेसन गेन फार्मूला यूज करना होगा, दैट इज 1/del समेशन ओवर
P1 डेल 1 प्लस ऐसे मतलब समेशन पी के डेल के ले ले, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे k बराबर 1 से इंफिनिटी, तो ये P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 अपान डेल, जहाँ पे डेल जो होता है 1 अपान समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप, और ये क्या होता है 1 माइनस लूप विच इज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ, जो फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। तो देखिए इसमें फॉरवर्ड पाथ केवल एक है, के एस इनवर्स, तो यहाँ से P1 की वैल्यू के एस इनवर्स है, और डेल 1 की वैल्यू 1, ये 1 माइनस, ये देखिए ये भी लूप इसको टच कर रहा है, ये भी लूप टच कर रहा है, तो ये तो टचिंग है, हमको चाहिए नॉन टचिंग, तो इसका मतलब ये 1 माइनस 0 हो गया, और कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस समेशन ऑफ लूप, तो फर्स्ट लूप देखिए तो के ये जा रहा है फिर ये जा रहा है, तो माइनस के एस इनवर्स प्लस एक लूप एस इनवर्स 3, मतलब 3 एस इनवर्स है ना, 3 एस इनवर्स है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा के एस इनवर्स 1 प्लस के एस इनवर्स माइनस 3 एस इनवर्स, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा के बाई एस प्लस 1 प्लस के बाई एस माइनस 3/s। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा के बाई एस प्लस के माइनस 3। ओके, अब देखिए फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल पोल कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में पोल का मतलब है कि वो लेस देन 0 होना चाहिए, और इस यहाँ पे देखिए तो पोल की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ के माइनस 3, दैट इज 3 माइनस के, और 3 माइनस के शुड बी लेस देन 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में आने के लिए इसके वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, तो के शुड बी 3 माइनस के हो गया, ठीक है, 3 माइनस के लेस देन 0, तो इसको अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इनक्वालिटी आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, इनक्वालिटी ग्रेटर देन 0, तो के शुड बी ग्रेटर देन 3, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कंसिडर बोर्डेड प्लॉट शोन इन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन एच एस। तो देखिए हम जानते हैं कि जो बेसिक ट्रांसफर इक्वेशन होती है वो होती है 1 प्लस यस बाई ओमेगा 1 समथिंग लाइक 1 प्लस बाई ओमेगा 2, इस तरह से अगर जितने भी पोल जीरो जाते हैं तो इस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, तो चलिए ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे -20 है, तो यहाँ से 20 log k इक्वल टू -20, तो यहाँ से log k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो k की वैल्यू 10 की पावर -1, मतलब k की वैल्यू आ गई 0.1, तो ये 0.1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले ये 0 dB है, फिर +20 dB, मतलब ये क्या है, एक जीरो ऐड हुआ, तो मतलब 1 प्लस एस बाई 1, क्योंकि यहाँ की फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा विच इज इन रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए तो ये अगेन क्या हो गया, 0 dB किस फ्रिक्वेंसी पे, 10 पे, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पोल ऐड कर रहा है, -20 dB ऐड हुआ होगा तभी तो ये 0 dB बना होगा, इसका मतलब यहाँ पे पोल ऐड हो रहा है, तो 1 प्लस एस बाई 10 हो गया। फिर ये देखिए 0 को -20 किया, मतलब ये भी एक पोल की फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या हो गया, 1 एस बाई 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 0.1 एस प्लस 1, और ये यस प्लस 1 बाई 10, और ये यस प्लस 100/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, और ये 10 इंटू 100 एस प्लस 1, और ये एस प्लस 1 एस प्लस 100, तो ये कितना हो गया, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, एस प्लस 1 और ये एस प्लस 10 है ना, यहाँ पे देखिए तो ये एस प्लस 10 होगा, तो ये एस प्लस 10 और ये एस प्लस 100, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो उस हिसाब से 100, तो देखिए ये 10 का स्क्वायर है, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एस प्लस 1 एस प्लस 10 एस प्लस 100, ये इसको हम 10 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, एस प्लस 1 एस प्लस 10 एस प्लस 100, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, इफ फील्ड करंट ऑफ द मोटर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज देन पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और किसके बारे में, आर्मेचर करंट के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो इन्वर्टेड वी कर्व होता है वो किसके बीच में होता है, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में, वो ऐसा होता है,
ये यूनिटी पावर फैक्टर हो गया और ये इधर लीडिंग पावर फैक्टर और इधर लैगिंग पावर फैक्टर हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 0.8 लैगिंग पे 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हैं अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम फील्ड करंट को देखिए, एज सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर इफ फील्ड करंट ऑफ द मोटर कंटिन्यूअसली इंक्रीज। तो अगर मैं फील्ड करंट को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा हूँ तो पावर फैक्टर क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन से पावर फैक्टर इंक्रीज अप टू ए सर्टेन वैल्यू, पावर फैक्टर इंक्रीजेज अप टू ए सर्टेन वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको, हाँ, तो ये अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ द फील्ड करंट एंड देन आफ्टर डिक्रीज। तो यहाँ देखिए पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। अब एक होता है वी कर्व, एक वी कर्व होता है, उसको बना लेते हैं, उससे हम आर्मेचर करंट का कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये वी कर्व होता है, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पे है, इधर अगेन लीडिंग और इधर क्या होता है इससे लैगिंग। तो कह रहा है कि ये होता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। तो कह रहा है कि अभी हम 0.8 पावर फैक्टर पे काम कर रहे हैं लैगिंग पे, ठीक है, एट समथिंग फील्ड करंट आई एफ डैश, ठीक है। उस समय सपोज करिए आर्मेचर करंट आई ए थी, ठीक है। अब कह रहा है कि जब हम कंटिन्यूअसली फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट क्या हो रही है, पहले डिक्रीज हो रही है देन इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट आर्मेचर करंट डिक्रीज अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ द फील्ड करंट देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस। सो इसका ऑप्शन 3 और 4 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि द पर यूनिट वोल्टेज ऑफ टू सिंक्रोनस मशीन्स कनेक्टेड थ्रू ए लॉसलेस लाइन। तो मैच द कॉलम। तो दो सिंक्रोनस मशीन्स हैं और एक लाइन के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो पहला मशीन 1 है, सपोज ये M1 है और ये मशीन 2 है, ठीक है। टू सिंक्रोनस मशीन्स और इसके वोल्टेज दिए हैं कि ये 95 एंगल 10 पे है और ये 1 एंगल 0 पे है, ठीक है। तो रियल पावर ऑफ द मशीन, रिएक्टिव पावर ऑफ द मशीन, पावर फैक्टर ऑफ द मशीन 1 पीक पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रिएक्टिव पावर होगा, नियर रिएक्टिव पावर होगा, मतलब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन मैच होंगे ये हमें बताना है। हम जानते हैं कि P बराबर होता है EB बाई एक्स इंटू साइन डेल वन माइनस डेल टू, ठीक ये होता है। तो उस हिसाब से डेल वन की वैल्यू 10 एंगल में है और डेल टू की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल वन माइनस डेल टू। तो डेल वन 10 है और ये 0 है, तो P क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पावर फ्लो क्या होगी, मशीन 1 टू मशीन 2 होगी, इसका मतलब पावर फ्लो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव रियल पावर, ये ऑप्शन सही होगा। अब रिएक्टिव पावर हम जानते हैं, रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है EV बाई एक्स कॉस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। तो यहाँ से V बाई एक्स कॉमन हो जाएगा, तो EF कॉस डेल माइनस वी, EF कॉस डेल माइनस वी। अब देखिए EF की वैल्यू, ये EF है और ये V है, V की वैल्यू 1 है। तो ये देखिए V बाई एक्स, EF की वैल्यू है 0.95 और ये कॉस 10 माइनस 1। अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब कॉस 10 की वैल्यू समथिंग 0.98 आएगी और ये इंटू 0.95 आएगा माइनस 1। और ये वैल्यू हमेशा इस 1 से कम आएगी, समथिंग मान लीजिए 0.812 माइनस 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है। क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। इसका मतलब रिएक्टिव पावर फ्लो कहाँ से है, फ्रॉम मोटर टू टू फ्रॉम मशीन टू मशीन 1। तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव रिएक्टिव पावर ये नहीं होगा, निगेटिव रियल पावर ये तो नहीं है, निगेटिव रियल पावर ये सही है। अब पावर फैक्टर लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, देखिए अब ये किसका बताना है, पावर फैक्टर ऑफ मशीन 1। ये मशीन 1 क्या है, देखिए मशीन 1 क्या कर रही है, पावर को सप्लाई कर रही है। और पावर को सप्लाई करने के लिए कौन सी मशीन होती है, जनरेटर। पावर को सप्लाई करने के लिए, इसका मतलब मशीन 1 ये स्पेसिफाई नहीं किया कि दोनों मशीन जनरेटर या मोटर, बट यहाँ पे पावर का फ्लो जो M1 से M2 की तरफ, इसका मशीन 1 क्या है, जनरेटर है। मशीन 1 क्या है आपकी, जनरेटर है। और यहाँ से देखिए तो EF कॉस डेल, यहाँ से हमने निकाला कि जो EF कॉस डेल की वैल्यू वो V से कम है। EF कॉस डेल ये 0.95 था और ये कॉस 10 था और ये 1 था।
तो ये इससे कम आ रही थी, इसका मतलब क्या है, ये जो जनरेटर है वो क्या है, अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड जनरेटर। और अंडर एक्साइटेड जनरेटर किस पे काम करता है, अंडर एक्साइटेड जनरेटर हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, लीडिंग पावर फैक्टर। तो इसका ऑप्शन लीडिंग पावर फैक्टर होगा। तो पी, एस और टी होगा, रियल पावर ऑफ मशीन पॉजिटिव होगा, रिएक्टिव पावर नेगेटिव, और पावर फैक्टर ऑफ मशीन वो क्या होगा, लीडिंग होगा। तो पी एस टी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता कि इट इज डिजायरेबल टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक्स वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर, द कॉइल शुड बी शॉर्ट पिच बाय। हम जानते हैं कि कॉइल को अगर शॉर्ट पिच करना है तो उसका जो nth हार्मोनिक्स का पिच फैक्टर होता है वो शुड बी जीरो होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि nth हार्मोनिक्स का जो पिच फैक्टर होता है वो होता है cos n अल्फा बाई 2, और इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द nth हार्मोनिक्स तो इट शुड बी जीरो। इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 का। एन अल्फा बाई 2 शुड बी इक्वल टू 90, और यही तो हमारा क्या है, शॉर्ट पिच एंगल है, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 90 180 बाई एन। और कौन सी हार्मोनिक, ये nth हार्मोनिक्स है, तो हमको फिफ्थ को एलिमिनेट करना, तो एन की जगह हम फिफ्थ 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ से 5 है 15, 5 का 30, तो यहाँ से एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंगल फेज 22 केवीए 2200/220 volt 50 hertz distribution transformer is to be connected as a auto transformer to get output 2420 its maximum kVA rating। तो सबसे पहले ये एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ये एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सपोज कर लीजिए इसका डॉट यहाँ पे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पे है आपका 2200 वोल्ट, और यहाँ पे है 220 वोल्ट। तो इस साइड में एचवी साइड में करंट हम निकाल लेते हैं, रेटेड करंट। तो ये 22,000 मतलब ये 22 केवीए है, और डिवाइड बाई इसका वोल्टेज 2200, तो यहाँ पे 10 एम्पियर की करंट ऐसे जाएगी, 10 एम्पियर इस कॉइल में ए टू बी। और इसमें जो करंट जाएगी तो इसके लिए 22 इंटू 10 की पावर 3/220, तो इसमें करंट कितनी जा रही है, 100 एम्पियर, और वो ऐसे जाएगी डी टू सी, हमें पता है। अब इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसे कनेक्ट करना है कि वो आउटपुट वोल्टेज 2420, इसका मतलब हमको एडिटिव पोलैरिटी कर की थ्रू होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये डॉट हो गया, और इनपुट में वोल्टेज कितना है, 2200 और एडिटिव पोलैरिटी करना है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे करंट आपकी आई है 10 एम्पियर। ठीक है, अब ये सी और डी को यहाँ पे, ये सी वाला हो गया, ये डी, और डॉट यहाँ पे। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना था, 2200 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 220, और यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 2200 प्लस 200 2420 हो जाएगा। और देखिए इसमें डी टू सी करंट फ्लो हो रही थी, डी टू, तो डी टू सी करंट यहाँ पे फ्लो बता देंगे। तो डी टू सी करंट कितनी फ्लो हो रही है, 100 एम्पियर, और ए टू बी कितनी हो रही है, 10 एम्पियर। तो आउटपुट केवीए, यही तो हमारा आउटपुट हो गया। तो आउटपुट केवीए क्या हो जाएगा, आउटपुट केवीए वोल्टेज इंटू करंट, तो 24200 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 2420 है ना, तो ये वोल्ट है, ये 2420 है। ठीक है, तो 242 इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आउटपुट केवीए आ गया, 242 केवीए हो गया। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर केसीएल लिखे तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110। तो एस इन इनपुट केवीए कितना हो जाएगा, 2200 इंटू 1100, 11 दूना 22, हाथ में लगा 2, 11 दूना 22, 2 24, और ये 3 शून्य, तो यहाँ से कितना आ गया, 242 केवीए। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में इनपुट एस इन इज इक्वल टू एस आउट होता है, तो मैक्सिमम केवीए कितनी आ रही है, 242 केवीए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a 5 kVA 50 by 100 volt single phase transformer has a secondary terminal voltage 95 volt when loaded। लोडेड कंडीशन में सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 95। देन वोल्टेज रेगुलेशन, हम जानते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है, नो लोड वोल्टेज माइनस वी लोड डिवाइड बाई नो लोड इंटू 100 होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी साइड में ये हमारी सपोज ये सेकेंडरी साइड है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी पे 100 वोल्ट, और सपोज यहाँ पे कुछ लोड होगा, और अंडर लोडेड कंडीशन पे यहाँ पे कितना है, 95।
तो जब कोई लोड नहीं लगा होगा तो यहाँ पे तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पे कितना है, जब नो लोड पे कितना है यहाँ पे आएगा 100 वोल्ट ही आएगा। तो नो लोड यहाँ पे 100 हो गया, माइनस लोडेड 95 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो ये 5/100 इंटू 100 तो कितना आ रहा है 5% आएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, देन बोथ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, मतलब आईएम और आईसी पे क्या इफेक्ट होगा ये हमें बताना है। कह रहा है कि अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीज, एफ को इंक्रीज कर रहा है और वीएस को कांस्टेंट रख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वी वाई एफ क्या है, कांस्टेंट नहीं है। हम जानते हैं कि वी एम बराबर वी बाई एफ होता है, ये कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो बीएम क्या होगा, कम होगा, और ये बीएम मैग्नेटाइजिंग में पार्ट लेता है, इसका मतलब जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी वो क्या होगी, कम होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी। अब देखिए जो कोर लॉस होता है पीसी वो होता है पी एच प्लस पीई, और जब वी बाई एफ यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, जब वी बाई एफ कांस्टेंट नहीं होता है तो उस समय एडी करंट लॉस जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होती है, और जो हिस्टैरिसीस लॉस होती है वो होती है वी बाई एफ की पावर, ये जो होती है ये v बाई एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है, मतलब कि ये v की पावर 1/6 और यहाँ पे 0.6 होती है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस तो कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। और यहाँ पे देखिए v इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, इसलिए एडी करंट ये कांस्टेंट है वोल्टेज, तो एडी करंट लॉस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए पीएच कम हो रहा है और ये कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब कोर लॉस कम होगा। और पीसी जो होता है वो होता है वीएस इंटू कोर करंट, आईसी कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट इंटू कॉस फाई अंडर नो लोड कंडीशन। तो जब पीसी कम होगा तो आईसी भी क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब दोनों कम हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों कम होता है, तो इसलिए बोथ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट विल डिक्रीज, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है कि द रोटर आउटपुट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज 15 मेगावाट, मतलब ये पीएम की वैल्यू दी है 15 मेगावाट, सॉरी किलोवाट, और हमें कॉपर लॉस बताना है और स्लिप दिया है 0.04। तो हम रिलेशन जानते हैं कि पीजी एयर का पावर पीसी पीएम इक्वल टू 1:s/1 - s, हमको ये पीसी और पीएम, पीसी बताना है कॉपर लॉस, तो S/1 - s हो जाएगा, S की वैल्यू है 0.04, 1 - 0.04, तो ये आ जाएगा 0.04 और ये हो गया 0.96, तो इसको हम 4/96 लिख देंगे, ठीक है, 4/96। तो पीसी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4/96 इंटू पीएम की वैल्यू कितनी है 15 किलोवाट, मतलब 15,000 हो गया, 15,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 4×2 = 8 और 4×4 = 16, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इनको कट कट करते हैं तो 3×8 = 24, 3×5 = 15, 3 शून्य, तो 8 से 5,000 में भाग देंगे, 8 को 5,000 में, तो 8×6 = 48, 2 बचा, 8×2 = 16, 4, 8×5 = 40, तो 625 वाट इसका आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द रेटेड स्लीप ऑफ ए इंडक्शन मोटर एट फुल लोड इज 5%, while the ratio of starting current to full load current is 4, then starting torque to full load torque, हमको एक रिलेशन पता है कि जो IST/IFL होता है, IST/IFL इक्वल टू जो स्टार्टिंग करंट टू फुल लोड करंट, हमें ये बताना है, नहीं हमसे स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क पूछा है, मतलब टाउ एस टी बाई टाउ एफ एल पूछा है, तो इसका रिलेशन होता है आई एस टी बाई आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल होता है, ठीक है। तो आई एस टी बाई आई एफ एल की वैल्यू, द रेटेड स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज 5%, while the ratio of starting torque to full load current is 4 दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका
4 हो गया, तो ये 4 का स्क्वायर इंटू SFL की वैल्यू 0.05, तो 4 चौका 16, और इसको हम 5 इंटू 10 की पावर -2, तो 16 पचे 80 इंटू 10 की पावर -2, तो इसकी वैल्यू 0.8, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में ए हाफ वेव थायरिस्टर कन्वर्टर सप्लाइज ए प्योरली इंडक्टिव लोड as shown in figure. If triggering angle of the thyristor is 120 degree, extension angle will be। अब देखिए, जब हमारा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है तो ये जो है 0 टू 360 डिग्री कंडक्ट करता है। IT की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री तक कंडक्ट करती है, और जिसकी यहाँ पे पीक वैल्यू पाई पे आती है, मतलब 180 डिग्री पे। बट जब यहाँ पे थायरिस्टर सपोज इसको हमने अल्फा पे फायर किया, तो इसकी जो ये करंट जीरो जो होती है वो होती है 2 पाई माइनस अल्फा पे। और हम जानते हैं कि एक्सटिंक्शन एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे थायरिस्टर स्टॉप कर दे कंडक्ट करना। और थायरिस्टर कब कंडक्ट करना स्टॉप करता है? जहाँ पे हमारी थायरिस्टर में करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे थायरिस्टर की करंट जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 पाई की वैल्यू 360 डिग्री और फायरिंग एंगल 120 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो 4 और 3 में से गया 2, तो इसका आंसर आएगा 240। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक स्विच एस इज रिक्वायर्ड टू ब्लॉक द वोल्टेज आइदर पोलैरिटी ड्यूरिंग इट्स ऑफ स्टेट एज शोन इन फिगर। द स्विच इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन इज ऑन स्टेट एज शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड स्टेट। अब ये स्विच से ये मतलब है कि अगर ये प्लस है ये माइनस है तभी ये वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, ये माइनस है ये प्लस है तभी ये वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, और करंट केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फीडबैक में डायोड लगे हैं, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो करंट तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, इसमें भी करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब देखिए, ये थायरिस्टर है तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज भी ब्लॉक करता है और रिवर्स वोल्टेज भी, और इसमें करंट केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी। और इसमें देखिए डायोड एक ही डायोड लगा है, तो इसका मतलब इसमें भी करंट क्या होगी, एक डायरेक्शन में ही फ्लो होगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यही दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं कि करंट फ्लो होने वाली है, तो इसका मतलब इसका 1 एंड 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि द टिपिकल रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट कितना होगा। देखिए, जो रेशियो जो लैचिंग बाय होल्डिंग इन जनरल होता है 1.5 टू 2 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए, तो इस रेंज में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर शोन इन फिगर, लोड रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 50 ओम, सोर्स वोल्टेज 200 साइन ओमेगा टी, पावर डेसिपेशन इन लोड। अगर हमको आउटपुट आरएमएस वोल्टेज पता चल जाए तो लोड में कितना पावर डेसिपेशन होगा वो हो जाएगा वीओ आरएमएस का होल स्क्वायर बाई आर। और ये हमको पता है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर और इसका आउटपुट ऐसा आता है, और इसकी आरएमएस वैल्यू जो होती है फुल वेव रेक्टिफायर की वो क्या होती है, वीएम बाई रूट टू होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वीएम बाई रूट टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, वीएम स्क्वायर बाई 2 आर हो जाएगा। तो यहाँ से वीएम की वैल्यू 200 है, तो ये 200 इंटू 200 2 इंटू आर की वैल्यू 50, तो ये 100 हो गया, तो 100 से इसका 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से 400 वाट इसका आंसर होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कंसीडर ए फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर शोन इन फिगर, थायरिस्टर फेड एट एंगल अल्फा एवरी पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, हर पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज हर पॉजिटिव साइकिल पे फायर किया जा रहा है। इफ द पीक वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज VOM, आउटपुट वोल्टेज की जो पीक वैल्यू दी है, पीक वो दी है 230 वोल्ट, तो फायरिंग एंगल किसके क्लोज होगा। देखिए, अगर यहाँ से देखें, ये इनपुट वोल्टेज का ये सप्लाई वोल्टेज है, अगर हमने फायरिंग एंगल सपोज करिए लेस देन 90 डिग्री दी, अगर फायरिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा उस समय अल्फा यहाँ पे कहीं होगा, तो उसका आउटपुट वेव फॉर्म कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
यहाँ से यहाँ तक आउटपुट की पीक वैल्यू, यहाँ से देखिए इनपुट में आरएमएस वोल्टेज 230 वोल्ट दी है, तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, √2 इंटू 230 वोल्ट होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे तो पीक वैल्यू कितनी आ रही है, 230 √2 आ रही है। आउटपुट ये ग्रीन वाला आउटपुट है, बट क्वेश्चन में दिया कि इसकी पीक वैल्यू 230 है। इसका मतलब ये वाला केस अल्फा लेस देन 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन लेस देन 90 डिग्री वाले ऑप्शन नहीं होंगे। अब ये बस एक ऑप्शन होगा। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब कहीं यहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ, तो आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये आउटपुट वोल्टेज ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर ये 0 होगा, फिर यहाँ पे फायर करूँगा, है ना, तो ये नहीं रहेगा। तो इसका यहाँ पे इसका पीक आएगा। तो ये अल्फा पे अब मैं फायर करता हूँ, ये हो गया Vm साइन अल्फा। और यहाँ से देखिए तो Vm साइन अल्फा की पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 230 दी है। और यहाँ से Vm की वैल्यू है √2 इंटू 230 साइन अल्फा इक्वल टू 230। 230 से 230 कट गया, साइन अल्फा बराबर 1/√2। अब आप कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 45 होती है, तो एक ऑप्शन और होता है 135 पे भी इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। और हमें पता है कि हमने अल्फा ग्रेटर देन 90 वाला केस लिया है, ये अल्फा ग्रेटर देन 90 वाला केस है, तो इसलिए 135 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि ए हाफ वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर इज सप्लाइंग ए RL लोड, इट इज ऑपरेटिंग एट ए फायरिंग एंगल अल्फा, द फ्रैक्शन ऑफ द साइकिल फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट्स। तो वो फ्रैक्शन ऑफ साइकिल बतानी है जिसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। तो देखिए हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर है। हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म कैसा बनता है, जो हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर होता है, सपोज ये हमारा इनपुट है, ठीक है, तो उसका आउटपुट वेवफॉर्म जो होता है वो ऐसा होता है। ये आउटपुट वेवफॉर्म होता है। ठीक है, और हाफ कंट्रोल जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसमें एक थायरिस्टर, एक डायोड, एक थायरिस्टर और एक डायोड होते हैं। सॉरी, ये डायोड है, तो ये आपका डायोड हो गया। तो ये T1 D1 T2 D2, ठीक है, और ये आपका लोड हो गया। तो इसमें इस साइकिल में T1 D1 कंडक्ट करता है, और इसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड, और इसमें आपका T2 D2, और इसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो ये देखिए 0 है, ये अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, ये 2 पाई प्लस अल्फा, और ये 3 पाई। तो देखिए ये यही तो है कि एफडी कंडक्ट यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है। तो पाई प्लस अल्फा माइनस पाई, एफडी का कंडक्शन एंगल कितना है, अल्फा है। 2 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 पाई, एफडी का कंडक्शन एंगल अल्फा है। ओवर अ साइकिल पूछा है, तो यहाँ से अगर हम देखें, एक साइकिल 2 पाई होता है, मतलब 3 पाई माइनस पाई, मतलब ये एक साइकिल 2 पाई हो गया। तो एक साइकिल में कितना एंगल कवर कर रहा है, 2 अल्फा ओवर अ 1 साइकिल 2 पाई। तो यही तो है फ्रीव्हीलिंग डायोड का कंडक्शन फ्रैक्शन ऑफ साइकिल, यही पूछा है। तो ये कितना हो गया, अल्फा/पाई हो गया। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मैकेनिज्म दी हुई है, करके द पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर शोन इन फिगर, द सिंगल पोल डबल स्विच द पोल पी ऑफ द स्विच इज कनेक्टेड अल्टरनेटिवली। ये पोल पी है, सिंगल पोल है, और ये डबल स्विच हो गया। ठीक है, ये सिंगल पोल हो गया और ये डबल स्विच है। तो पोल पी जो है अल्टरनेटली एक बार ए पे और एक बार बी पे कनेक्ट हो रही है। तो सपोज ये यहाँ का ये आउटपुट वोल्टेज है, तो हमको बताना कि ये चोपर या है फुल वेव रेक्टिफायर है, ये क्या है। तो देखिए जब ए पॉइंट पे होगा तो ये V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जब ए पॉइंट पे कनेक्ट होगा ये V इन है, और ये ए पॉइंट पे जब पोल से कनेक्ट होगा ऐसे, तो V आउट जो होगा, V आउट इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इन आ जाएगा। और जब B पे कनेक्ट होगा, ये सपोज पॉइंट B है और ये आपका RL लोड है, तो ये तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 0 है, तो यहाँ पे V आउट क्या आएगा, 0 आएगा। V आउट की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब जब हम ए पे कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। सपोज करिए ये
हम कनेक्ट कर रहे हैं टी ऑन टाइम तक, जब ए स्विच ऑन हो रही है, ऑफ टाइम में आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, ये हमें आउटपुट वोल्टेज बना रहा हूँ, तो ये वी इन के बराबर मिल रहा है, फिर जीरो मिल रहा है, फिर वी इन। तो इसका अगर हम आउटपुट वोल्टेज एवरेज आउटपुट निकले तो ये क्या होगा, वी इन इंटू टी ऑन बाई टी। तो ये वी इन इंटू टी ऑन बाई टी क्या होता है, ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल देखिए ऑन टाइम इस टोटल टाइम से कम है, तो ड्यूटी साइकिल इज लेस देन वन, तो इसलिए वी जीरो क्या है, लेस देन वन है। और ये आउटपुट क्या है, डीसी आउटपुट है, तो इसलिए ये क्या है, स्टेप डाउन चोपर है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह कि a thyristor T shown in below initially off triggered with a signal width of 10 microsecond. It is given that L and C इतना दिया है, तो कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर कितना होगा। देखिए जब भी एलसी सर्किट आए तो एलसी सर्किट में जो करंट होती है आई टी इक्वल टू वी एस रूट सी बाई एल साइन ओमेगा टी। इसका मतलब इस सर्किट में अगर मैं थायरिस्टर को अगर टी बराबर जीरो पर ऑन करूं तो करंट ऐसे पाई तक फ्लो होगी, और यहाँ पे करंट क्या हो रही है, जीरो हो रही है। करंट जीरो होने का मतलब थायरिस्टर क्या हो रहा है, इस पे ऑफ हो रहा है, इसका मतलब थायरिस्टर कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, अप टू पाई तक। ठीक है, थायरिस्टर कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, अप टू पाई तक। इसका मतलब ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई हो गया कंडक्शन, और ये ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई हो गया। या यहाँ से हम लिखें तो ओमेगा नॉट इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी बराबर ओमेगा नॉट को रूट एल सी लिख सकते हैं बराबर पाई। तो यही तो टी कंडक्शन टाइम ऑफ थायरिस्टर हो गया, पाई रूट एल सी हो गया। तो यहाँ से पाई हो गया रूट ओवर एल की वैल्यू है 100/पाई इंटू 10⁻⁻�6, और ये 100/पाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 100/पाई बाहर हो जाएगा, तो ये 100/पाई माइक्रो में आएगा, ये माइक्रो सेकेंड होगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइक्रो सेकेंड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वोल्टेज फेजर ऑफ ए सर्किट इज 10 एंगल 15 डिग्री एंड करेंट फेजर इज इतना, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कितना होगा, एक्टिव और रिएक्टिव पावर हमको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वोल्टेज फेजर ऑफ द सर्किट इज 10 एंगल 15 डिग्री एंड करेंट फेजर इज इतना, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर हम जानते हैं कि एस इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट होता है। तो वी की वैल्यू है 10 एंगल 15 और आई कॉन्जुगेट मतलब 2 एंगल -45 का कॉन्जुगेट। तो ये कितना हो गया, 10 एंगल 15 इंटू 2 प्लस 45 हो गया, तो ये 20 15 प्लस 45 60 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 20 कॉस 60 हर्ट्ज प्लस जे 20 साइन 60 हर्ट्ज। तो 20 इंटू 1/2 प्लस जे 20 इंटू √3/2, तो ये कितना आ गया, 10 प्लस जे 20 इंटू 0.886, तो 10 प्लस जे, दो छक्का 12, दो अट्ठे 16 एक 17, दो अट्ठे 16 एक 17, और एक दशमलव लगाएंगे तो 7.72, दो छक्के 12, दो अट्ठे 16 0.886, तो टी बराबर 10 और 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 17.7, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कहता है कि द प्रेशर कॉइल ऑफ डायनोमीटर वाटमीटर इज, देखिए प्रेशर कॉइल ऑफ डायनो वाटमीटर हाईली रेजिस्टिव होता है। हाईली रेजिस्टिव इसलिए बनाते हैं ड्यू टू कि प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण डायनोमीटर में एरर आती है। तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, हाईली इंडक्टिव, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पावर कंज्यूम्ड बाय ए बैलेंस 3 वायर लोड मेजर्ड बाय 2 वाटमीटर मेथड, द फर्स्ट वाटमीटर रीड ट्वाइस ऑफ द सेकंड, द फर्स्ट वाटमीटर रीड ट्वाइस ऑफ द सेकंड मतलब W1 बराबर 2W2। तो लोड इम्पीडेंस एंगल मतलब पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, 2 वाटमीटर मेथड में हम पढ़ते हैं कि ये होता है tan इनवर्स √3 ओवर W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। तो इसमें पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स √3 W1 ये 2W2 माइनस W2, और ये कितना हो जाएगा, W1 की वैल्यू 2W2, तो यहाँ पे 3W2 हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स √3
इंटू W2 डिवाइड बाई 3W2, तो ये कट गया, तो ये tan इनवर्स √3/3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स 1/√3 आएगा, और tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि a certain oscilloscope विद 4 सेंटीमीटर बाई 4 स्क्रीन, एक ऐसा स्क्रीन है 4x4 का, जिसका कह रहा है इफ एक्स screen and its own sweep output fed to input, ठीक है, if x and y sensitivity are same then oscilloscope will display, देखिए डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा, अगर y एक्सिस का डिफ्लेक्शन देखें तो y एक्सिस की सेंसिटिविटी उस और y एक्सिस का वोल्टेज होगा, और x एक्सिस का डिफ्लेक्शन जो होगा x एक्सिस सेंसिटिविटी इनटू एक्सिस का वोल्टेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेंसिटिविटी आर सेम, अगर सेंसिटिविटी सेम है मतलब एक्स एक्स बराबर एस वाई है, तो इसलिए वाई एक्स का डिफ्लेक्शन होगा एक्स के डिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन को बताएगा, तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब डायगोनल लाइन बनेगी इस तरह से, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एडीसी एम्पियर हावर एनर्जी रेटेड फॉर 15 एम्पियर 250 वोल्ट, द मीटर कांस्टेंट इज 14.4 एम्पियर सेकेंड पर रिवॉल्यूशन, मीटर कांस्टेंट एट रेटेड वोल्टेज एक्सप्रेस्ड। देखिए हमको इसमें आंसर देखिए रिवॉल्यूशन पर किलो वाट हावर में लाना है, तो यहाँ पे देखिए जो ये वैल्यू दी है 4.4 एम्पियर सेकेंड पर रिवॉल्यूशन दी है, तो इसका मतलब अगर हम इसको 1/14.4 लिखें तो ये होगा एम्पियर सेकेंड डिवाइड बाय रिवॉल्यूशन, या फिर हम लिख सकते हैं इसको यहाँ से 1/14.4 एम्पियर सेकेंड और रिवॉल्यूशन ऊपर चला जाए, तो अब हम यही हो जाएगा हमारा मीटर कांस्टेंट, क्योंकि ये इसमें देखिए यूनिट ऐसा दिया है, तो इस हिसाब से देखिए तो ये नंबर ऑफ 1 इंटू रिवॉल्यूशन 14.4, ठीक है। अब देखिए पावर हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए किलोवाट है, तो इसमें अगर मैं वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दूं 250 का, अब इसको ये V इंटू आई पावर हो गया, ठीक है, और इसमें 1000 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये किलोवाट हो गया, और टाइम ये देखिए सेकंड है 1 है, अगर इसमें 3600 का डिवाइड कर दूंगा तो ये किलोवाट आवर हो गया, तो ये हमारा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको ये अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देख लीजिए कितना आता है, ऊपर हो गया 1000, ये 3600, और ये हो गया आपका 14.4 इंटू 250, तो देख लीजिए ये 100 से 100 कट गया, और 25 चौका 100 40 हो गया, 36 और 40 को 4 छक्का 24, 4 तिया 12 और 2 14, 14, और यहाँ से देख लीजिए 25 चौका 100 40 हो गया, और देखिए इसके आगे आपका 2 जीरो आ जाएगा, है ना, ये वाला जीरो और ये वाला, और फिर 14.4, तो ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये नीचे 144 से ये 144 कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 1000 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, सिंपल सा, देखिए यहाँ पे ब्रिज बैलेंस है, ये 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1, तो इसका मतलब वीसी का पोटेंशियल वीसी इक्वल टू वीडी हो गया, तो इसमें करंट क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, वही पूछा है हमसे करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, तो आरएमएस इसकी कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16/2, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 8 √17, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एज्यूम द डायोड, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एज्यूम द डायोड इन गिवन सर्किट आर आइडियल वी नॉट इज, तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप क्या करिए ओपन सर्किट टेस्ट करिए, सपोज करिए ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, तो ये आपका हो गया P1 N1
और यहाँ से ये 10 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का, और ये है आपका ग्राउंडेड 10 ओम। ठीक है, फिर यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और इसको मैं ऑफ मान रहा हूँ, तो ये आपका है P2N2, और ये है आपका -+15 वोल्ट। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, -15। इसका मतलब ये P2 का वोल्टेज कितना आ गया, -15। सर्किट ओपन है तो इसमें करंट 0 होगी, 0 एम्पियर, तो यहाँ का वोल्टेज क्या आएगा, 0 वोल्टेज। इसका मतलब N1 का वोल्टेज 0 है और P1 का वोल्टेज 10 है, तो इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए D1 क्या होगा, ऑन होगा। और देखिए यहाँ पे करंट 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, और यहाँ का भी 0, तो यहाँ का वोल्टेज क्या आएगा, 0 आएगा। N2 N2 इज ग्रेटर देन P2 है ना, N2 0 है और ये -15 है। ठीक है, तो इसलिए D2 क्या होगा, ऑफ होगा। तो D2 ऑफ होगा और D1 ऑन होगा, तो हम D1 को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं D1 को ऑन कर लेता हूँ और D2 को ऑफ कर देता हूँ। तो हमको वोल्टेज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको V0 बताना है, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल से कितना आ जाएगा, V0 की वैल्यू 10/10 + 10 20 इंटू सोर्स वोल्टेज 10 है, तो 10 दूना 20, कितना आ जाएगा, 10/2, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो ऑफसेट वोल्टेज है, यहाँ पे जो भी ऑफसेट ड्यू टू नॉइस ही आता है, 5 मिली वोल्ट का है, और इसका ओपन लूप गेन दिया है 1 2 3 4 10⁴। तो वी आउट हम जानते हैं कि AOL इंटू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है VOI, 10⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3, तो ये कितना आ रहा है, 50 वोल्ट आ रहा है। और ये 50 वोल्ट ओपैम्प के सैचुरेशन वैल्यू से ज्यादा है। इसका कहने का मतलब ये है कि ओपैम्प, ये इसका आउटपुट वोल्टेज एग्जिस्ट बस +15 टू -15, उसके बाद से ओपैम्प का जो आउटपुट होगा वो सैचुरेट हो जाएगा। मतलब ये अगर आउटपुट 15 दिखा रहा है, इसका मतलब आउटपुट पे या तो +15 दिखा रहा होगा या तो -15 दिखा रहा होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए 48 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको आउटपुट वोल्टेज बताना है। ठीक है, देखिए ये अगर मैं इसको V कंसिडर करूं तो वर्चुअल कॉन्सेप्ट से ये भी क्या होगा, V होगा। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल से यहाँ का पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2, क्योंकि 1 + 1 + 1 तो 2 हो गया, इंटू ये इनपुट वोल्टेज 1, तो ये यहाँ का वोल्टेज कितना आ गया, 0.5 वोल्ट। तो V की वैल्यू आ गई 0.5 वोल्ट, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ V की वैल्यू 0.5 वोल्ट आ गई। अब यहाँ पे मैं KCL इस नोड पे लिख देता हूँ। तो KCL इस पे मान लीजिए नोड X पे अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा V-1/1 प्लस V-0/2 = 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2V-2 प्लस V-V0 = 0। तो यहाँ से 3V-2 = V0। तो V0 की वैल्यू 3V-2 आई, और V की वैल्यू है 0.5 और -2, तो ये 1.5 -2, तो ये आया -0.5 वोल्ट। उस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि 2 अल्टरनेटिंग सिग्नल दिए हैं, तो इसमें कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। देखिए E1 की वैल्यू है 16 sin ωt-30, और E2t की वैल्यू है 10 cos ωt। देखिए, दो सिग्नल का कंपैरिजन तभी होगा जब दोनों साइन में हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट एक साइन एक कास में है, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन ωt + 90 डिग्री। तो अब इसका फेजर हम बना लेते हैं। सपोज ये 0 डिग्री की लाइन है, तो E1 इससे, सॉरी, E1 इससे 30 डिग्री लैगिंग है। E1 आपका यहाँ से, ये E1 है, यहाँ से 30 डिग्री लैगिंग है, और E2 यहाँ से 90 डिग्री लीडिंग है, 0 एक्सिस से 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल 90 + 30 कितना आ गया, 120 हो गया। मतलब E2 लीड कर रहा है E1 से बाई 120 डिग्री। तो E2 लीड्स E1 बाई
120 डिग्री। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।